नदियां प्रदूषण मुक्त हो चुकी हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी आए हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन हमने आपसे कहा कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम सकारात्मक सोच और समस्या के समाधान की बात करते हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नमस्कार, अपनी वाणी को विराम देता हूं। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपने भिन्न भिन्न पहलुओं पर अपना मननीय व्याख्यान प्रस्तुत किया। हमें काफी सारी जानकारी आपसे मिली है। इसी बीच हमारे महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर विश्वविद्यालय के हमारे कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर महिपत सिंह जी चावड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम वेबिनार कमेटी की ओर से उनका हार्दिक शाब्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम सर जी। हम इस वेबिनार कार्यक्रम के दौर को आगे बढ़ाते हुए हमारे तीसरे प्रवक्ता प्रोफेसर मनुभाई मकवाना साहब को निमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर मनुभाई मकवाना साहब सेवानिवृत्त समाजशास्त्र विभाग गुजरात विश्वविद्यालय गुजरात, काफी सालों से गुजरात समाजशास्त्र विकास में उनका योगदान रहा है। अभी तक 15 से ज्यादा किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी है। 80 से ज्यादा संशोधन लेख उनके प्रकाशित हो चुके हैं। देश और दुनिया की कई संस्थाओं में उनकी मेंबरशिप रही है। AISS न्यू दिल्ली इसके मैनेजिंग कमेटी के वो सभ्य है। चेयर प्रोफेसर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, चेयर गुजरात विश्वविद्यालय गुजरात यूनिवर्सिटी, तो नेक के भी राज्य के सदस्य रहे हैं। डॉक्टर BR आम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के मानद नियामक वो रहे हैं। कई जर्नल में वो रिसर्च कमेटी के शेड्यूल में वो सभ्य पद पर रहे हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए प्रोफेसर मनुभाई मकवाना साहब को आमंत्रित करता हूं कि हमारे सभी प्रतिभागियों के बीच पधारे और अपना बीज रूप वक्तव्य इस वेबिनार के संदर्भ में प्रस्तुत करें। प्लीज वेलकम मकवाना सर। नमस्कार साथियों। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। प्लीज कंटिन्यू सर। आप ऑडिबल हो, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करिए प्लीज। हेलो सर। हाँ, આપણા અગાઉના બે મિત્રો જે છે તે હિન્દીમાં બોલી ચૂક્યા છે। હું ગુજરાતીમાં બોલવાનું પસંદ કરીશ કારણ કે ચાવડા સાહેબ મારી સાથે વાત થયેલી। હેલો, ચાવડા સાહેબ મારી સાથે વાત થયેલી ત્યારે એમણે કહેલું કે સાહેબ તમે ગુજરાતીમાં બોલો તો સારું, જેથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને લાભ થાય। Sir, can be it in Hindi or English? Okay, I don't mind it all. I will speak in Hindi also. I will speak in Hindi. Thank you. चलिए हम हिंदी में बात करेंगे, डिमांड आ रही है तो। देखिए, अभी हमारे आगे के जो प्रवक्ता थे हमारे साथ, उन्होंने कई सारी बातें हमारे सामने रखी है कि कोरोना कहां से आया, कैसे आया, क्या इम्पैक्ट हुई। तो मैं हमारी बात जो है वो बहुत ब्रीफ में रखूंगा कि पहले तो समाज के विविध जो बाबतें हैं उसमें उसका इम्पैक्ट हुआ है। प्राकृतिक लेवल पे देखिए, जैसे अपने दिवाकर साहब ने बताया कि नदियां का पानी साफ हो गया है, प्रदूषण कम हो गया है और पूरा जो एनवायरनमेंट है वो क्लियर नजर आ रहा है। तो सामाजिक तौर पे जो उसकी असर है, तो समाज में पहले तो उसकी कुछ समझ नहीं थी कि ये वायरस क्या है, कैसा है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सब डरे हुए थे। मगर जैसे जैसे लॉकडाउन आगे चलता गया, लोगों को पता चलता गया कि ये बड़ी सीरियस मैटर है और उसमें हमें हमारा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा आरोग्य लक्षी समस्या है। सबसे पहली बात थी सोशल डिस्टेंस की।
सामाजिक अंतर रखने की बात जो थी, हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में हम लोग सामाजिक डिस्टेंस से आदी नहीं है, हमें उसकी हैबिट नहीं है। हम लोग ग्रुप में रहने वाले लोग हैं। देहात में चले जाइए, सिटी में चले जाइए, खासतौर पे वीकर सेक्शन जो है, मजदूर लोग हैं, उनके बस्ती में चले जाइए, तो वो रहना चाहे तो भी वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते थे। मगर जब इस बीमारी का पता चला तो धीरे धीरे वो अपने आप को दूसरों से अलग करने लगे, डिस्टेंस मेंटेन करने का प्रयास करने लगे। उसी बाबत में हमारे इंडस्ट्री भी बंद हो गई, सारे हवाई जहाज या ट्रेन या यातायात के सारे साधन बंद कर दिए गए। तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, रोजगार धंधा बंद हो गया। उसमें जो मजदूर वर्ग थे, वो मजदूर वर्ग को फिर मजदूरी न मिलने पर 15 दिन महीना तो चल गया, मगर उसके बाद जब सैलरी नहीं मिली, काम धंधा बंद हो गया, तो उनको भोजन का प्रॉब्लम होने लगा। तो इस सारे बात को लेके ये मजदूर फिर माइग्रेंट अपने गांव देहात की ओर चलने लगे। ये सारी बातें होती हुई तो अब देखो कि क्या हुआ कि समाज में जो लोग मकान तो बना लेते थे मगर अपने घर में रहते नहीं थे ज्यादा से लंबा टाइम तक, तो वो लोग अब ये लॉकडाउन की वजह से मैक्सिमम टाइम गांव घर में रहने के अभी उनको फर्ज पड़ रही है। दे आर कंपल्सन, उनको कंपल्सन हो रहा है। तो वो क्या है कि अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने नेबर के साथ भी रहने का अभी उनको लगा है कि भी रहना चाहिए, और रहते हैं, अपने घरों में बंद रहते हैं। घरों में बंद रहते हुए उनकी सारी जो बाहर की दुनिया की प्रवृत्तियां थी, रोजगार धंधा का जो भी काम था, वो बंद होने की वजह से उनके पास टाइम ही टाइम है। अब करे क्या उस टाइम में? तो कुछ लोगों ने अपना पढ़ना लिखना शुरू किया, कुछ लोगों ने अपना जो इंटरेस्ट था म्यूजिक का या ड्राइंग का, पेंटिंग करने का, या फिर वो दूसरे कोई टेक्निकल नॉलेज वाला, तो उसका उपयोग करने लगे। वो लोग अपने घरों में ही रह के अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने लगे, उनके साथ बातें करने लगे, अपनी वाइफ को किचन में हेल्प करने लगे। तो ये एक सोशल इम्पैक्ट है कि वो वीक फीलिंग उनमें धीरे धीरे डेवलप होने लगी। बच्चों को भी लगता था कि यार फादर इतने टाइम तक दूर रहते हैं और अब हमारे साथ रहते हैं, चलो अच्छा हो गया। तो अब खाने की पाबंदी आ गई, बाहर की होटल में जा नहीं सकते थे। तो फिर क्या हुआ कि घर में बना हुआ खाना खाने का कई लोगों को कभी से आदत कम हो गई थी, वो आदत फिर से शुरू हो गई है। जो पैसे वाले लोग थे, अब गरीब लोगों में तो पहले से ही वही आदत थी, मगर उनको जो हरी सब्जी मिलनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे लोग नहीं खरीदते थे कि भी उसमें कोई वायरस ना हो जाए। तो वो दूसरे प्रकार के खाद्य पान के तरफ चले गए, और बच्चे जो थे जंक फूड की और ज्यादा बड़े थे पहले के टाइम में। तो वो जंक फूड अभी उनको मिलना बंद हो गया। तो वो घर की बनाई हुई जो चीजें होती थी, जो पहले उनको नापसंद थी, वो धीरे धीरे अपने आप में पसंद करने लगे। और साथ में वो क्या है कि भाई मोबाइल पे या वीडियो पे ऐसे अपना टाइम व्यतीत करने का, पहले लोग अप टू डेट होके घर से बाहर निकलते थे, अब घर से बाहर ही नहीं निकलना है तो अप टू डेट क्या रहना है, आयरन कपड़े को आयरन क्या करना है, चलो बरमूडा पहन के घूमो घर में ही। तो इस हालात में एक कपड़े का अपना भी जो शौक था उनका, वो भी थोड़े धीरे धीरे कम होने लगा। अब मास्क पहनने की आज बात आई तो कपड़े के हिसाब से, कलर से मास्क पहनने की हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी मैम साहब है, वो जैसे भी कभी भी वीडियो टीवी पे आती है तो उनके जैसे कपड़े पहने होते हैं वैसे ही मास्क पहनते हैं। मतलब कि कलर मैचिंग का एक नया कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इसमें, जैसे अपने दिवाकर साहब ने बताया कि ये जब मैन्युफैक्चरर है, यो विक्रेता है, उनको ये ध्यान में रखना है। तो ये फ्यूचर की बात होगी। फिर अभी जो कई जो काम अपने ऐसे थे जो हम लोग दूसरों से सेवा लेते थे, वो सेवाएं मिलनी बंद हो गई।
इसकी वजह से अब लोगों को अपने आप ही अपने काम करने का आदत डालने की शुरुआत हो गई है। सर अब कई बार घर में रहने से लोगों के बीच में कुछ बातों पे तनाव पैदा हो जाता है, तो सर डोमेस्टिक वायलेंस उसमें भी बढ़ोतरी हुई और मेरे ख्याल से कई जगह पे जो डिवोर्स के मामले सामने आ रहे हैं और घर में भी वैसे ये वायलेंस की बात हो रही है। तो धीरे धीरे ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होने लगी है। बच्चे भी पूछते हैं अभी तो कि ये कोरोना कब तक चलेगा, कैसे मिट जाएगा। वो उनकी स्कूल बंद है, अपने दोस्तों से मिल नहीं सकते हैं, घर में रहना है, घर में कितना खेले कूदे, कौन कौन सी खेल गेम है वो जो खेल पाए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में भी है। तो उनके स्वभाव में चिड़ियापन आ गया है बच्चों के स्वभाव में। वो बात पे अपने आप में गुस्से हो जाते हैं, दूसरों की बात सुनते नहीं है, अपने आप में गुपचुप होकर बैठ जाते हैं कभी या रोने लगते हैं। तो ये उनके पर भी ये असर होने लगी है बच्चों में। तो ये धीरे धीरे जो फैमिली में भी आने लगा है कि भाई अभी ये कितना लंबा चलेगा। ये सोशल इम्पैक्ट हुई, फैमिली का इम्पैक्ट हुआ, इंडस्ट्री का इम्पैक्ट हो रहा है, बंद है तो मजदूरों के लिए। अब जो वीकर सेक्शन है, खास तौर पे वीकर सेक्शन के पास अपने पास कुछ पैसे भी ज्यादा नहीं होते हैं, बचत भी नहीं होती है उनकी सेविंग। तो वो सेविंग के वजह से उनके पास खरीदने के लिए मार्केट से लाने का भी प्रॉब्लम होता है। तो अभी कुछ एनजीओ जो आगे आई है या गवर्नमेंट ने जो प्रबंध किया है, तो उसके द्वारा जो किट दी जाती है रेशनिंग वगैरह की, तो वो लोग लेके उसके ऊपर अभी जीने का शुरू किया उन लोगों ने। मगर साथ में अभी एक बात और भी हमारे ध्यान में आई है खास तौर पे कि कई कम्युनिटी ने, कई जो जाति है, वो उन्होंने अपने ज्ञाति जाति के लोगों के लिए ये किट का जो बांटना शुरू किया है। तो इस तरह से अपने कास्ट ब्रदरहुड का एक ख्याल में बढ़ोतरी हुई है और उसमें लोग अभी धीरे धीरे कास्ट के लोगों के साथ एक साथ जुड़ने लगे हैं। जो कभी कास्ट में नहीं आते थे, अपने कास्ट के कोई कार्यक्रम में नहीं जाते थे, वो भी अभी अपने लोगों से जुड़ने लगे हैं। तो इस तरह से ये बातें धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। कुछ पॉजिटिव बातें भी हमारे सामने आई है जो हमने देखी। तो खास तौर पे इंसान धीरे धीरे जो अपने इंसानियत भूल गया था, लोगों से इतना नजदीक नहीं रहता था, अपने आप में गुम रहता था या अपने बिजनेस में, तो वो अभी धीरे धीरे इंसानियत को वापिस फिर से पहचानने लगा है। और अभी उसको भी पता चल गया है कि इंसान विज्ञान साइंस में कितना भी डेवलप करे, मगर आखिर तौर पे एक नेचर ही है जो डोमिनेट करता है, नेचर के आगे हमारा कुछ नहीं चलता है। तो ये बातें समझ में लोगों को आने लगी है। अभी जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को गांव में और खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में फसलें तैयार है, काटने वाले मजदूर नहीं है। कई सब्जियां ऐसी है जो हर तीसरे दिन उसको खेत से लेनी पड़ती है, काट के तोड़ के, और मंडी में पहुंचानी पड़ती है, वो नहीं हो पाता है। तो मजदूरों का, जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि भी अपनी फसल कैसे लिया जाए और किस तरह से उस फसल को मार्केट तक पहुंचाया जाए। अगर मार्केट तक वो फसल नहीं पहुंची वक्त पे तो बिगड़ जाती है। अभी जो दुकान वाले हैं, खरीदार है, थोक में जो खरीदते हैं माल, वो लोग भी मौका का फायदा उठा के कम प्राइस में खरीदने की बात करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए किसान लोग हैं, उनको अपने सही दाम उनका अपनी फसल का नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी घाटा का सौदा हो रहा है। अब गवर्नमेंट कहती है कि भी हम लोग हेल्प करेंगे, मगर ये हेल्प कौन करेगा, कैसे करेगा? बैंक आएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगी। अभी देखो हमारे गुजरात के बड़ौदा में, मुझे जहां तक पता है, तो कई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो ऐसे जो लोन के लिए जो फार्म्स था उसकी बांट नहीं रहे हैं। They are saying no, we will not give you the funds for loan.
क्योंकि उनको यह है कि भी इसको रिटर्न कैसे हो पाएगा। गवर्नमेंट ने तो कहा है कि हम देंगे, मगर फिर भी ये सारे प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहे हैं। तो कोरोना 19 का जो इम्पैक्ट है वो वैसे भी पूरे समाज पे हर एक क्षेत्र में हर सोशल इंस्टीट्यूशन में, जैसे प्रोफेसर नागला ने बताया, जैसे प्रोफेसर दिवाकर ने बताया, उस तरह से हमने देखे हैं। मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूं। तो इसके साथ मैं टाइम की उसमें देखते हुए, क्योंकि मुझे कहा गया था कि 1 बजे हमें पूरा करना है और शायद टाइम होने वाला है और हमारे गौरंग साहब अभी बोलने के बाकी है, तो इसकी वजह से मैं पूरे भावनगर यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर सर चावड़ा साहब और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है सोशियोलॉजी के एचएल चावड़ा साहब, और सबका शुक्रगुजार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हमें बोलने का मौका दिया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नमस्कार सर जी। ओके। हमारे साथ इस वेबिनार में हमारे महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर विश्वविद्यालय के इसी मेंबर प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश भाई पटेल उपस्थित है। उनका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। उनके साथ हमारे और एक इसी मेंबर प्रोफेसर डॉक्टर के कुमार साहब इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। और इस वेबिनार के दौर को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के वेबिनार के अंतिम प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर गौरांग भाई जानी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं अपने बीच वक्तव्य को प्रस्तुत करने हेतु। प्रोफेसर गौरांग जानी सर गुजरात विश्वविद्यालय गुजरात से इसी साल सेवानिवृत्त हुए हैं। प्रादेशिक विभाग में उनका काफी प्रदान रहा है। HIV एड्स, सेक्स वर्कर, ज्ञाति एवं स्त्रियों पर उनका समाज शास्त्र में काफी प्रदान है, उनका संशोधन है। वो मीडिया में कुलछाप एवं और दैनिक पत्रों में उस स्तंभ लेखक का कार्य करते हैं। हर सप्ताह तकरीबन उनके 3 से 4 लेख, संशोधन लेख प्रस्तुत होते हैं और कई सारी किताब गुजरात समाजशास्त्र को उनके द्वारा मिली है। मुझे गर्व है कि प्रोफेसर गौरांग जानी साहब की कारकिर्दी की शुरुआत हमारे ही विश्वविद्यालय के कॉलेज से हुई थी। उसके बाद वो दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत में जुड़े और वहां से गुजरात विश्वविद्यालय में पहुंचे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए गौरांग जानी सर को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने हेतु निमंत्रित करता हूं। वेलकम प्रोफेसर जानी सर। हेलो, हाँ, you are audible, sir. Jani साहब audible, please continue. Okay, yes, okay, thank you. सबसे पहले तो मैं आप सबका आभारी हूं और खास तौर से भावनगर यूनिवर्सिटी, उनके कुलपति और डिपार्टमेंट के अध्यक्ष चावड़ा सर और डिपार्टमेंट के विद्यार्थी जो इस पूरे काम में कई दिनों से लगे हैं। और मैं आभारी हूं यूनिवर्सिटी का इसलिए कि ये मेरा सबसे पहला वेबिनार है और इसलिए मैं हमेशा याद रखूंगा कि इस वेबिनार के द्वारा मैंने अपनी बात रखने का प्रयत्न किया। दोस्तों, सोशियोलॉजी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसको हम महामारी का समाजशास्त्र बोलते हैं। और महामारी का समाजशास्त्र पढ़ाने का समय हमारे पास आ गया। कोई कहता है कि क्या सोशल इंपैक्ट हुई, तो एकेडमिक्स में सोशियोलॉजी का जो प्रदान है हम देते आए हैं वो हमको फिर से देना पड़ेगा। अब आप इतिहास देख लीजिए। 19वीं सेंचुरी के अंतिम दशक में 1897 में प्लेग आया और वो 1907 तक चला और प्लेग में करीबन 1.5 करोड़ भारतीय लोग की मौत हुई थी।
उसके बाद इन्फ्लुएंजा आया और उसके बाद HIV एड्स का भी बहुत बड़ा, जो हम बोल सकते हैं पूरी सोसाइटी पर उसका इंपैक्ट हुआ। अब सवाल हमारे पास ये है कि इतने सारे महामारी हमारे सामने आई, लेकिन हम सोशियोलॉजी में हमारी नई पीढ़ी को, हमारी नई जनरेशन को हम क्या पढ़ाते हैं? तो ये इंपैक्ट देखने की शुरुआत मैं करूंगा कि कोरोना ने हमारी सोसाइटी को, पूरे मानवीय समाज को और हमारे भारतीय समाज को एक्सपोज कर दिया। कई जगह पर तो हम नंगे भी हो गए। ये क्या एक्सपोज हुए? मैं एक छोटे से उदाहरण से आपके साथ बात करना चाहता हूं। अब 2 दिन पहले गुरुग्राम से एक 15 साल की लड़की ज्योति अपने इजाग्रस्त पिता को लेकर चली दरभंगा, बिहार की ओर, और कई दिनों साइकिल पर चलते चलते वो अपने गांव पहुंचे। मुझे बहुत ताज्जुब लगता है और आश्चर्य है और शर्म भी आती है कि कई राज्य पसार किए ज्योति ने, लेकिन कहीं किसी ने उसको रोका नहीं, कहीं किसी ने उसको पूछा नहीं, कोई सरकार ने, कि भी तू क्यों साइकिल पर जा रही है? आप बस में बैठ जाइए, आप ट्रेन में बैठ जाइए, हम आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। अब सवाल यह हुआ कि जब वो अपने गांव पहुंची, उसके बाद कई लोगों ने उसको हेल्प करने की शुरुआत की। तो मैंने बोला कि हम एक्सपोज हो गए। हम बोलते हैं कि ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हिंदुस्तान की जो नई जनरेशन है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। ये 15 साल की ज्योति इस देश की बेटियों का एक उदाहरण है, जो कोरोना के समय में हम उसको मदद नहीं कर पा रहे और हम अभी उसकी वाहवाही करते हैं। तो एक उदाहरण काफी नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने। तुम क्या हमारी सोसाइटी जो थी, जैसी है, वैसी कोरोना ने दिखाई। कोरोना ने हमको एक दर्पण दिखाया, एक मिरर दिखाया कि हम कैसे हैं, तुम कैसे हैं। 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है हमारे पास कि जब ये कोरोना शुरू हुआ, उसके बाद कई दिनों तक जो लॉकडाउन चला, तुमने सोचा कि ये जो लॉकडाउन है और जो कोरोना के केस बढ़ते हैं वो कैसे बढ़ते हैं। तो हमने किसी एक मजहब पर हमने उनको कलंकित करने का प्रयत्न किया। कई दिन चले गए उसमें। उसके बाद छोटे छोटे शहरों में हमने शुरू किया एक शब्द इस्तेमाल करने का, सुपर स्प्रेडर। ये सुपर स्प्रेडर कौन है? ये गरीब लोग हैं जो सब्जी बेचते हैं। अब सब्जी लेने के लिए तो हर आदमी जाता है। सवाल हमने ये उठाया कि ये जो सब्जी बेचने वाली है, वो सब्जी बेचने वाली और बेचने वाला वो कोरोना को आगे ले जाता है। इसीलिए हमने उनको हेल्थ कार्ड देना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि ये तो बाजार है, कोई ग्राहक है तो कोई बेचता है। हम ये भूल गए कि जो ग्राहक आते हैं वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हमने सब्जी वालों को कहा कि भाई आप सब्जी इसी समय पर बेचिए। और ऐसा हुआ कि जब आप सब्जी वालों को आप कलंकित करना शुरू करते हो, आप उनको सुपर स्प्रेडर बोलते हो, तो वो अपने घरों में चले जाते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए कि एक के बाद हम लोगों ने अलग अलग कम्युनिटी के साथ ये व्यवहार करना शुरू किया। लेकिन मैं अब हमारे खुद के घर से मैं जाना देखना चाहता हूं कि हमारे घर में क्या हुआ। हमने बोला कि घर में ही रहो, और घर में ही रहने से हम ये जो रोग है उसके संक्रमण को हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन घर क्या है? अब देखिए कि हिंदुस्तान में जो भी डेटा हमारे पास है, चाहे नेशनल सैंपल सर्वे का हो, चाहे वो सेंसस का डेटा हो, वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हिंदुस्तान के 40%, 40% घर ऐसे
जी सर, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है। जानी सर, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है। હિરેનભાઈ એમને ફોન કરીને કયો જરૂર લાગે તો? जी 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 सर, सभी प्रतिभागियों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जुड़े रहे। अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जानी साहब जुड़ रहे हैं। गौरव ने फोन करो कि તમારું ઇન્ટરનેટ વી ગયું। वो मीनवाइल में कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हो, कमेंट्स है, उनके सजेशन है या उनको कोई क्वेरी है। जी जी सर, वेरी वेरी गुड सजेशन। हिरेनभाई प्लीज एक्ट ऑन इट। हिरेनभाई क्वेश्चन आंसर ले लो। जी 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 सर, हमारे प्रतिभागियों ने हमारी चार्ट वो उन पर प्रश्न लिखे हुए हैं। मैं नागला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो क्वेश्चन आंसर। हेलो, वेलकम वेलकम जानी सर। जानी सर ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू। ऑडिबल, हाँ हाँ बिल्कुल संभळाय છે તમને? हाँ जी संभळाय છે। जी संभळाय છે, आप कंटिन्यू करो प्लीज सर। ओके, तो આગળ શરૂ કરું કે નથી સંભળાય? जी जी सर संभळाय છે। ओके, છેલ્લી 2 મિનિટનું નથી સંભળાયું સર। ओके सारू, ओके 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 फाइन। तो मुझे आपके साथ ये बात कहनी है कि जब हम बोलते हैं कि घर में ही रहो, तो ये घर क्या है? हम सोशियोलॉजी और फैमिली में पढ़ाता है घर क्या है, परिवार क्या है। तो हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से 40% लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां पर उनके पास सिर्फ एक ही कमरा है, और 70% भारतीय लोग ऐसे घरों में रहते हैं कि उनके पास सिर्फ 2 कमरे हैं। एक कमरा है, उसमें ही आपको खाना पकाना है, उसमें ही आपको रहना है। तो सामाजिक जो अंतर है वो हम कैसे करें? दूसरी बात, बड़े बड़े शहरों में जिसको हम स्लम्स बोलते हैं, जहां लोग रहते हैं, स्लम ड्वेलर्स जो लोग रहते हैं, चाहे बम्बई का धारावी हो या दिल्ली हो या अहमदाबाद का स्लम हो, उस स्लम में जो लोग रहते हैं वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं? तो ये जो सारी चीजें हमारे सामने हैं उसको हमने नजरअंदाज किया, और हम एक के बाद एक हम हमारी बातें रखते गए, हमारे नए नए जो प्रोग्राम है हम बनाते गए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं आपसे कि हमारी सोसाइटी में ऐसे कई समुदाय हैं जो समुदाय हमेशा मार्जिनलाइज रहे। वो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इस कोविड-19 को किस तरह से, उनके पड़कार को वो झेलेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेक्स वर्कर बहनों की। सोशल डिस्टेंसिंग का एक मुद्दा यह भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग में हमको देह या व्यक्तियों को नजदीक नहीं आना, और जो सेक्स वर्कर का जो बिजनेस है, जो उनका धंधा है, वो शरीरों के साथ जुड़ा हुआ है। तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में जो सेक्स वर्कर के जो समूह है उनकी रोजी चली गई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कल ही भारत सरकार के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने एक परिपत्र जारी किया है कि सेक्स वर्कर, हिजड़ा, ये सारी जो कम्युनिटी है, HIV पॉजिटिव लोग हैं, उनको ये कोविड-19 में जो प्रश्न है उसके लिए सरकार कुछ सोच रही है, उनके बारे में कुछ काम कर रही है, तो ये भी अच्छा है। दूसरा जो ग्रुप में बोलने जा रहा हूं वो जो मानसिक तौर से जिनको पड़कार है, चाहे वो मेंटली चैलेंज लोग हो, डाउन सिंड्रोम लोग, ये सारे जो बच्चे हैं जो हमारे हिंदुस्तान में हैं, वो कोविड-19 में अब जब हम आगे जाने लगे हैं, या जब हम लॉकडाउन को धीरे धीरे हम उसको फ्री कर रहे हैं, तब ये जो बच्चे हैं, ये जो व्यक्ति है, ये कैसे लड़ पाएंगे? जो महामारी का समाजशास्त्र जिसको हम बोलते हैं, वो महामारी के समाजशास्त्र में हमको ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके आगे हम जब देखते हैं कि हमारे खुद के घरों में, हमने सोचा था कि हमारा जो घर है, वो परिवार है, वो पूरी दुनिया में, पूरे समाज में
हमारा जो घर है वो सबको सुरक्षा प्रदान करता है। 2 महीने से ज्यादा समय तक हम घर में ही रहे, लेकिन तब पता चला कि घर की जो महिलाएं हैं वो सुबह उठकर रात तक कितना काम करती है। शायद कभी कोई बच्चे जो स्कूल में जाता है, जो पुरुष बाहर काम करने जाते हैं, जो अपनी बीवियों की, अपनी घर की महिलाओं की रोटी खाते हैं, उनको शायद पहली बार पता चला कि महिलाएं सुबह से रात तक कितना काम करती हैं। और हम बोलते हैं कि पुरुष लोग बोलते हैं कि हम उसको हाथ बटाएंगे। हाथ बटाने का सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में स्त्रियों को ही रसोई का काम और घर का काम हमने सौंपा, इसलिए आज उन पर एक और भी दबाव हो गया है, क्योंकि सब साथ में रहते हैं। वायलेंस, हम हिंसा की जो बात करते हैं, हम ऐसा मानते थे कि हमारे घर में हिंसा कहां है, लेकिन हमारे घर में जिस तरह से हिंसा शुरू हुई, वो शाब्दिक से लेके अलग अलग किस्म की आत्महत्या भी होने लगी। मुझे लगता है कि ये महामारी का जो समाजशास्त्र है, उस समाजशास्त्र में ये सारी चीज को हमको देखना पड़ेगा। अब जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, जो शिक्षित मिडिल क्लास के लोग हैं, उसकी एक आर्ग्यूमेंट समझ में लाए। वो बोलते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देशों से कम हिंदुस्तान में केसेस हैं, लोग कम मरते हैं। सही बात है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक राज्य ऐसा है, केरल। उस राज्य को हमने कभी भी, उसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं कि जो केरला की सोसाइटी है वो भी यही हिंदुस्तान का समाज का एक हिस्सा है। सबसे पहला केस केरला में आया, लेकिन आज कल से केरला अपनी स्कूल शुरू करने जा रही है। स्कूलिंग शुरू हो जाएगी, एजुकेशन शुरू हो जाएगा, एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी। तो केरला में ऐसा तो क्या हुआ? ये केरला का मॉडल क्या मॉडल है कि जिसके बारे में समाजशास्त्र के विद्यार्थी और अध्यापकों को हम कई बार केरल को पढ़ाते हैं। कब पढ़ाते हैं? सोशल डेवलपमेंट में। आप केरला का सेक्स रेशियो देख लीजिए, आप केरला की अक्षरज्ञान देख लीजिए, सभी में केरला पूरे हिंदुस्तान से आगे है और उसका इतिहास है। तो मुझे लगता है कि जब आप इतिहास को देखते हैं तो इसी हिंदुस्तान में जो सक्सेस स्टोरी है, जो हमको दिखाती है कि ऐसे समय में हमको किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से सब लोगों को साथ में आगे चलना है, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो तुलनात्मक, क्योंकि हमारा सोशियोलॉजी हम तुलनात्मक अभ्यास करते हैं, तो कहां क्या हुआ, कैसे हुआ। तीसरी एक बात बताना चाहता हूं कि वैसा बोलते हैं कि एजुकेशन में जब स्कूल में बेल शुरू होता है, क्लासेस शुरू होते हैं, 45 मिनट्स का क्लास हम करते हैं, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। लेकिन एक डिसिप्लिन मैंने देखी है, हिंदुस्तान के सभी लोगों ने देखी होगी। एक कोरोना में सुबह 9 बजे मेरे घर में एक महिला जो स्वीपर है, जो दलित है, वो कूड़ा कचरा लेने आती है। एक भी दिन उसने छुट्टी नहीं की, हर रोज सुबह 9 बजे आती है, वो कूड़ा कचरा लेके जाती है। इस कम्युनिटी को हमने हमेशा सामाजिक अंत के रूप से देखा इन सोसाइटी में, कभी भी उनको हमारे पास नहीं आती। हम समझते थे कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो कचरा लेके जाते हैं, लेकिन वो हेल्थ का काम करते हैं, वो आरोग्य का काम करते हैं। मैं देख रहा हूं कि जो मेरे घर जो बहन आती है, उसके 2 बच्चों को साथ में लेके आती है। उसको डर है कि मेरे बच्चे मेरे बगैर घर में कहीं पर घूमेंगे तो क्या होगा। तो ये एक जो कम्युनिटी है, मुझे लगता है कि हम वॉरियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम इसको युद्ध बोलते हैं। मुझे लगता है कि युद्ध नहीं है, ये बुद्ध की भूमि है, ये युद्ध नहीं है, ये करुणा और प्यार की बाबत है। मैं HIV एड्स की पूरी हिस्ट्री को आप देख लीजिए, उस क्षेत्र में मैंने थोड़ा काम किया है। HIV एड्स के पूरे क्षेत्र में इतिहास को आप देख लीजिए, पूरा जो प्रोग्राम था वो नीचे से ऊपर तक आया, ऊपर से नीचे तक प्रोग्राम नहीं गया। तो HIV एड्स को कंट्रोल किसने किया हिंदुस्तान में? वो थर्ड जेंडर ने किया, हिजड़ों ने किया, सेक्स वर्कर ने किया, जो लोग दवाई लेते हैं इंजेक्शन से उन लोगों ने किया, कई कॉमन लोगों ने किया। हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे देश में जो डाउन टोडन लोग हैं उस सोसाइटी को किस तरह से आगे ले जाते हैं। और एक कम्युनिटी की बात करना चाहता हूं मैं, जो नर्सिस है हिंदुस्तान की, जो महिला नर्सिस है। आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र ने केरल से मांगा कि हमको 50 डॉक्टर दीजिए और 100 हमको नर्सिस दीजिए। सोशियोलॉजी में नर्सिस के बारे में कई स्टडीज हुए, लेकिन अभी तक हमने नर्स जो कम्युनिटी है उस नर्स कम्युनिटी को कैसे देखा। और आज वही नर्स कम्युनिटी अपने जान को बलिदान देके हमारे सोसाइटी में काम कर रही है। तो जो नए नए कैरेक्टर्स है हमारी सोसाइटी के, जिसने इतिहास में हमने कभी भी
उसको मेन स्ट्रीम में हम नहीं लाए। आज वही लोग इस समाज को कोरोना से बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। और एक बात करना चाहता हूं, जो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात जब करते हैं, हम पढ़ाते हैं कि जो सर्वहारा लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन है, जो वर्किंग क्लास है, हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं मार्क्स, लेकिन क्लासरूम के बाहर जाके हमने कितने दिन माइग्रेंट वर्कर के साथ काम किया। तो सोशियोलॉजी हम जो क्लास में पढ़ाते हैं उसको हमारे वर्ग से बाहर ले जाना पड़ेगा जब हम कोविड के सामने, 19 के सामने लड़ना चाहते हैं। सडनली लोगों को लगा इतने सारे वर्कर्स हिंदुस्तान में हैं जो चल पड़े हैं रास्ते पर, पहले दिन से आज तक चलते चलते वो जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं। लेकिन आप मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए कि ये जो सर्वहारा लोग हैं, उस सर्वहारा लोगों को हमने कभी भी हमने समाज की मुख्य धारा में नहीं लाया। आज हमको चिंता हो रही है कि हमारे फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारे खेत खलियान कैसे चलेंगे, क्योंकि हमारे पास मजदूर नहीं है। तो मजदूर को हमने नजरअंदाज किया। तो कोरोना की एक सबसे बड़ी इंपैक्ट यह है कि ये कोरोना ने हमारे समाज को हमारे सामने रख दिया कि हमारी सोसाइटी कैसी है। कई लोग बोलते थे राजकारणी के झोला वाले लोग हैं, वो क्या काम करते हैं। हिंदुस्तान में आज जितनी भी एनजीओ है, कई लोग व्यक्तिगत धोरण से काम कर रहे हैं, कई एनजीओ के लोग लोगों के पास जाके काम करते हैं। लेकिन सवाल यह है हमारे पास सवाल यह है कि हमारी संस्कृति ने क्या किया, हमारे सभी धर्मों ने इसमें क्या किया। क्योंकि हमको धार्मिक शिक्षण बहुत मिला है, लेकिन हमको सामाजिक शिक्षण नहीं मिला। तो ये सोशल एजुकेशन है। हम नागरिक बने नहीं, अच्छे बने, हम ग्राहक बने। क्योंकि पूरा जो एलपीजी का मॉडल है और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आई, उसने नई जनरेशन को ग्राहक बना दिया, नागरिक नहीं बना। तो ग्राहक और नागरिक के बीच की जो कशमकश है, मुझे लगता है कि उसमें से हमको रास्ता निकालना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जो नागरिक धर्म है उसको हमको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। और जो हमारी जो संवेदनशीलता है, वो संवेदनशीलता सिर्फ हमारे घर से, हमारे मुंह पर लगाए मास्क से बाहर निकल के जन सामान्य के साथ हम तब नहीं जोड़ेंगे और लोगों को इसमें साथ नहीं रहेंगे। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, इतने सारे विद्यार्थी हैं, मुझे ताज्जुब हुआ है कि हिंदुस्तान में इस विद्यार्थियों को, ये यंग जनरेशन को, एक कोविड-19 के सामने जन जागरूकता के लिए हमने क्यों तैयार नहीं किया। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल को हमने क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में टेक्नोलॉजी हमको हेल्प करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो मानवीयता है, हमारी जो संवेदनशीलता है, चाहे वो महिलाओं पर है, बच्चों पर है, माइग्रेंट वर्कर्स पर है और सभी लोगों पर है, वही काम आएगी। अस्तु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने आपके विषय में बहुत ही रचनात्मक तौर से नए नए मुद्दे पर बातें की। हमारे प्रतिभागियों का रिस्पांस यहाँ पर शुरू है। मैं समाजशास्त्र अनुस्नातक भवन की ओर से आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू। अब मैं निमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे इस वेबिनार संगोष्ठी के प्रेसिडेंटियल वक्तव्य के लिए हमारी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर महिपत सिंह जी चावड़ा साहब हमारे साथ उपस्थित है। कुलगुरु महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर विश्वविद्यालय भावनगर, वो एक ऐसे एक व्यक्तित्व के धनी है जिसे किसी भी रचनात्मक कार्य करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम उनके पास उपलब्ध है। जब से इस विश्वविद्यालय का कार्यभार संभाला है, एक अच्छी दिशा में हम सब गति कर रहे हैं। हमारे ये सक्षम टीम एमकेबीयू के सक्षम लीडर प्रोफेसर डॉक्टर महिपत सिंह जी चावड़ा साहब को मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए
आमंत्रित करता हूं। Good afternoon to all. Welcome as a प्लीज head वेलकम सर। to speakers of this webinar, Dr. Diwakar Singh Rajputji from Hari Singh Gaur University, मध्य प्रदेश, प्रोफेसर गौरव जानी, जाने माने समाजशास्त्री और लेखक, और हमारे परम मित्र प्रोफेसर मनुभाई मकवाणा, फॉर्मर एचओडी डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी गुजरात यूनिवर्सिटी, एंड प्रोफेसर बी नागलाजी फ्रॉम रोहतक हरियाणा। इस नेशनल लेवल वेबिनार में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट और प्रिय छात्रों, आज के इस वेबिनार में हमारे जो स्पीकर्स, चाहे डॉक्टर नागलाजी हो, राजपूत जी हो एवं गौरंग भाई जानी ने अलग अलग पहलू पर अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। गौरंग भाई ने महामारी समाज शास्त्र के बारे में भी कई बातें बताई है। कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से भारत तथा विश्व के अधिकांश देशों में पूर्ण लॉकडाउन की नीति अपनाई गई है, उसमें न केवल भारत को बल्कि विश्व के देश को इसकी आर्थिक एवं सामाजिक कीमत चुकानी पड़ेगी। जागरूकता ही कोरोना से बचाव का उपाय है क्या? पहला सवाल यह उठता है कि क्या इस बीमारी से निपटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था? बहुत हद तक इसका उत्तर ना है, क्योंकि इस महामारी से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन इजाद नहीं हो पाई है। बचाव, जागरूकता एवं एकांतवास की ही इस समस्या से निपटने में कारगर है, जिसे तमाम देश ने अपना रखा है। आर्थिक प्रभाव के अलावा और क्या क्या समस्याएं इस कोरोना के कारण हो सकती है, अगर इस प्रश्न के उत्तर पर गहनता से विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि इस महामारी के चलते पहला नकारात्मक प्रभाव तो आर्थिक ही होगा, जिसका अगर विश्लेषण किया जाए तो शायद उस पर पूरी की पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। अगर मेरा उद्देश्य यह महामारी से उत्पन्न उन सामाजिक प्रभावों पर विचार करना है, जो तत्काल अथवा महामारी के उपरांत पूर्ण या आंशिक रूप से देखने को मिल सकते हैं, अतः मेरी यह बात विभिन्न सामाजिक आयामों पर ही केंद्रित रहेगी। इस क्रम में इस महामारी और सबसे गंभीर प्रभाव तो उन परिवारों पर ही पड़ेगा जिनके सदस्य इस बीमारी के चलते मृत हो गए हैं। वे अगर परिवार के मुखिया है तो ऐसे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी, बच्चों का वर्तमान, शिक्षा एवं भविष्य सब अनिश्चित हो जाएगा। चूंकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या हजारों में है, अतः इसका व्यापक असर उन देश के समाज पर भी देखने को मिलेगा। महामारी का दूसरा सामाजिक प्रभाव नस्ल भेदी प्रभाव का उत्पन्न होना है। जैसे कि हमें मालूम है, इस बीमारी की शुरुआत चीन से हुई है, इसलिए चीनी नागरिकों को आगामी कुछ वर्षों तक इस महामारी के चलते जाना पहचाना जा सकता है। अन्य देशों के लोगों द्वारा उन पर न केवल नस्ल भेदी टिप्पणी की जा सकती है, बल्कि उन्हें उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ सकता है। भारत में तो नॉर्थ ईस्ट के भारतीयों पर पहले से ही चीनी, नेपाली, चिंकी, पिंकी, मोमोज जैसी नस्ल भेदी टिप्पणियां होती रही है। अब हम इस क्रम में कोरोना का नाम भी जुड़ना तय है।
जिसे एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। तीसरा सबसे गंभीर सामाजिक प्रभाव उन समुदायों पर देखने को मिलेगा जो आर्थिक तौर पर बेहद पिछड़े हुए हैं। मसलन घुमंतु समुदाय के लोग, दिहाड़ी मजदूर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार इत्यादि। श्रीमान गौरांग जानी साहब ने सब्जी बेचने वाले, जिन्हें हम सुपर स्प्रेडर कहते हैं, उसके बारे में और प्रोस्टिट्यूट के बारे में अपने विचार रखे हैं। पहला प्रभाव तो रोजगार छूट जाने की स्थिति में वर्तमान आय का शून्य हो जाना है। वहीं दूसरी तरफ किसी प्रकार की बचत न होने की स्थिति में परिवार के भरण पोषण के दबाव से गुजरना एवं पारिवारिक कलह जैसी समस्या का उत्पन्न होना है। महामारी का एक सामाजिक प्रभाव स्त्री विमर्श के नजरिए से भी देखा जा सकता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पितृसत्तात्मक समाज में परिवार की सुबह से रात तक की जरूरतों को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसा कि सभी को ज्ञात है, लॉकडाउन की स्थिति में बच्चे, बुजुर्ग, वयस्क सभी अपने अपने घरों में कैद है, तो ना चाहते हुए भी इस महामारी के दौरान महिलाओं के घर के कामों में अनावश्यक रूप से वृद्धि हुई है, जिसका प्रभाव महिलाओं की सेहत और मानसिक दबाव के रूप में देखने को मिल सकता है। उपर्युक्त नकारात्मक सामाजिक प्रभावों के इतर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी इस कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है। नागला जी ने भी अपने वक्तव्य में पर्यावरणीय प्रभाव की बात की है। चूंकि इस दौरान सभी प्रकार के प्रदूषणों पर पूरी तरीके से अचानक रोक लग गई है, जिसमें नदी, हवा सभी के साफ होने से लोगों को आगामी दिनों में लाभ होगा। सुरक्षा संबंधित निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना वगैरह का कड़ाई से हमें पालन करना पड़ेगा। दैनिक जीवन की व्यस्तता और काम के बोझ के चलते लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, तो इस महामारी ने उन सभी लोगों की शिकायतों को दूर करने का एक अवसर भी प्रदान किया है। कोरोना की जो नकारात्मक प्रभाव है, उसके साथ साथ ये सकारात्मक प्रभाव भी समाज के ऊपर, संबंधों के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर भी पड़ा है। मगर इन सकारात्मक पहलुओं की कीमत बहुत भारी है। इसलिए बेहतर तो यह है कि इस महामारी में जितनी जल्दी हो सके पूरा विश्व मुक्त हो जाए, जिससे जनजीवन पहले जैसा सामान्य हो सके। इसके लिए हर देश के नागरिकों को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना पड़ेगा और जो मार्गदर्शिका है उसका कड़ाई से पालन करना होगा। अंत में मैं समाज शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चावड़ा जी और उनकी टीम को इस प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर नेशनल लेवल के वेबिनार का पूरी सफलता के साथ आयोजित करने पर हार्दिक बधाई देता हूं और स्पीकर्स को टाइम निकालकर हमें और हमारे छात्रों को लाभान्वित करने पर मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। आप सभी को फिर से एक बार आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने सभी प्रतिभागियों को और हमें मार्गदर्शित किया, सभी को अच्छी दिशा दी। हम समाजशास्त्र भवन की ओर से आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं। इस वेबिनार को अंतिम चरण की ओर ले जाते हुए मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे साथी प्राध्यापक
प्राध्यापक नीलेश सेता को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे सभी प्रवक्ताओं, हमारे मेहमानों एवं हमारे सभी प्रतिभागियों का आभार दर्शन करने के लिए उपस्थित हो। प्लीज वेलकम प्रोफेसर नीलेश सेता। आप सबका खूब खूब आभार। इस महामारी की एक अच्छी बात यह है कि इसने हमें टेक्नोलॉजी प्रिय बना दिया है। विभिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दुनिया के बहुत सारे लोगों से निकटता पाई है, हम उससे मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे कुलपति श्री महिपत सिंह जी चावड़ा का, जिन्होंने हमें इस तरह के वेबिनार के लिए प्रभावित किया, हमें हर वक्त हमारे साथ रहकर हमें अच्छी दिशा बताई है। इसके साथ ही हमारे रजिस्ट्रार श्री कौशिक भाई भट्ट का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर HL चावड़ा जी, जिसने इस वेबिनार को अंजाम दिया है। इस वेबिनार में काम करने वाली हमारी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की टीम डॉक्टर जयकर भाई मेहता, डॉक्टर हिरेन भाई चावड़ा, डॉक्टर राजेश भाई सोसा, डॉक्टर रविंद्र भाई बलर, डॉक्टर राजेंद्र भाई मोरी, डॉक्टर ईश्वर भाई सुतरिया, डॉक्टर रणजीत सिंह सरवैया, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही रौनक भाई संघवी, जिसने हमें टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी मदद की है और इसी के माध्यम से हम इतनी अच्छी तरह से दुनिया से रूबरू हो सके हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट, जिसकी कंप्यूटर लैब में बैठकर हम यह सेमिनार को प्रकाशित कर रहे हैं, हम इस सेमिनार को अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए दिलीप सर बारड़ को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने इसके बीज दिए और जो मुख्य भूमिका हमें भजवी वह वैसे जय भाई बदियाणी एवं हर्षल भाई परीख का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस वेबिनार में गूगल मीट, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों ने देखा है। उन सभी ज्ञान पिपांसु का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अंत में सबसे ज्यादा आभार हमारे चारों वक्ता प्रोफेसर BK नगला सर, डॉक्टर दिवाकर सिंह राजपूत, प्रोफेसर मनुभाई मकवाणा एवं प्रोफेसर गौरंग भाई जानी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिसने हमें इतनी अच्छी तरह से, इतनी सरल शैली में जो भी बातें हमें बताई है, कहीं ना कहीं इससे निकलने में हमें उस बातों को जरूर मदद करने वाली है। तो आप सभी का मैं इस वेबिनार में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी की तरफ से हार्दिक अभिवादन करता हूं। खूब खूब धन्यवाद। गौरंग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नीलेश सेता, आपने सभी का आभार दर्शन किया। मैं आप सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो देश के विभिन्न राज्यों से हमारे विश्वविद्यालय के इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े। कई क्वेश्चन हमारे ये चार्ट चल रही उस पर दिखे जा रहे हैं, हम उन पर काफी विचार कर सकते हैं। और सभी आज के हमारे वेबिनार के जो चारों प्रवक्ता हमें मिले हैं, उनसे हमें काफी ज्ञान प्राप्त हुआ है। भावी दिशा कैसी हो सकती है वो भी हम इससे काफी कुछ सोच सकते हैं। एक महामारी, एक वायरस कैसे हमारे जनजीवन को प्रभावित कर सकता है, कैसे सामाजिक व्यवस्था को बदल कर रख देता है, ये हमने सबने देखा है। तो इसी वेबिनार को सफल बनाने हेतु जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी प्रतिभागी हमारे साथ दिल से जुड़ा है, उन सभी का मैं
समाजशास्त्र भवन एवं महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और यहाँ पर हमें इस वेबिनार की समाप्ति की एक घोषणा करता हूं।